हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ई में चैप्टर नंबर 21 है आपका मॉर्टगेज एडवाइस, और उससे रिलेटेड एक केस स्टडी बनती है फ्रेंड्स आपकी कैपिटल गेन बेस्ड केस स्टडी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल गेन क्या होता है, पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, फिर एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कैसे क्या कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल गेन? तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कैपिटल गेन होता क्या है। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लेते हैं आपने कोई प्रॉपर्टी आज 50 लाख रुपए की खरीदी है। ठीक है, उसको आप आज से 20 साल बाद बेचते हैं, और मैं मान लेता हूँ कि वो आपकी 80 लाख रुपए में बिकती है फॉर एग्जांपल। तो अभी हम लोगों को ये लग रहा होगा कि 50 लाख की मेरी प्रॉपर्टी थी, 80 लाख रुपए में बिकेगी, तो मुझे 30 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ठीक है, ये जो 30 लाख रुपए आपने गेन किए, यही आपका कैपिटल गेन होता है। और ये क्यों लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि सरकार आपसे इस पर टैक्स वसूलती है। ये जो 30 लाख रुपए आपकी अर्निंग है, इस पर आपको गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए कैपिटल गेन के बारे में पढ़ा जाता है, समझिए। ठीक है, उसका तो मतलब थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दूर हुई कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं तो हमको सीधा प्रॉफिट होगा। आप सोचिए, आज आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, कल को उसे 3 करोड़ की बेचा फॉर एग्जाम्पल, 2 साल 4 साल 10 साल बाद आपने उसे 3 करोड़ का बेचा, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको पूरा 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे इसमें से 20% मांग लेगी। तो ये जो 2 करोड़ रुपए आपको बढ़ करके मिले, जो आपको प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, यही आपका कैपिटल गेन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अब दूसरा भ्रम भी मिटा लीजिए। एक ही है, मान लीजिए कोई शेयर आपने 1000 शेयर खरीदे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एसबीआई के 100 रुपए के शेयर थे और 1000 शेयर आज आपने खरीदे। तो अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप जो है इसको कभी नहीं बेचते हैं, आज से 40 साल बाद बेचते हैं फॉर एग्जांपल, आफ्टर 40 ईयर आप इसको बेचते हैं। आज जो 100 रुपए का शेयर है, मान लेते हैं उस समय वो 2000 रुपए का है फॉर एग्जांपल। तो अगर 1000 शेयर की जब आप कीमत लगाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे सिंपल समझ लेते हैं कि आपका 100 रुपए का शेयर था, उसको आपने 2000 रुपए में बेचा कल को चल करके, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 1900 रुपए का। ये जो 1900 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है, यही आपका कैपिटल गेन है। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपको सरकार को 20% टैक्स इस अपने प्रॉफिट में से फिर देना पड़ेगा। इसीलिए शेयर खरीदने बेचने पर, है ना, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर, इन सभी जगहों पर आपको टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है। कैपिटल गेन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपकी पूंजी होती है वो कितनी बढ़ी है, कैपिटल कितना गेन हुआ है। आपने 50 लाख की जमीन खरीदी थी, उसको 80 लाख रुपए का बेच रहे हैं, आपका पूंजी कितना था? 50 लाख का कैपिटल था, और 80 लाख का वही कैपिटल आज खड़ा हो गया है, बन गया है। तो हम कहेंगे कि 30 लाख रुपए जो है हमारे कैपिटल में गेन हुआ है। दैट इज वाई वी कॉल इट कैपिटल गेन। तो चलिए कुछ मतलब बेसिक सी बातें अब हमें लगता है आपके समझ में आ गई होंगी, कैपिटल गेन क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी और सेल अ प्रॉपर्टी, देन द प्रॉफिट वी गेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं, तो सेल को ट्रांसफर दोनों एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। सेल और ट्रांसफर और परचेज और एक्विजिशन दोनों एक ही बात होती है। कैपिटल गेन का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कहीं पर कहा जाए कि आपने एक हाउस परचेज किया या एक्विजिशन किया, एक ही बात है दोनों, चाहे परचेज कहिए चाहे एक्विजिशन कहिए। आपसे कहा जाए कि आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, या आपसे कहा जाए आपने एक प्रॉपर्टी सेल की है, दोनों एक ही बात है। ये मतलब आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान करके चलिएगा। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? खरीदना, और ट्रांसफर का मतलब बेचना होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसे ही कैपिटल गेन कहते हैं। लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कैपिटल गेन ही होगा, लॉस भी होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है और 20 साल आप बाद उसको बेचते हैं, वो शेयर 10 रुपए का है, तो हर शेयर के पीछे आपको 90 रुपए का लॉस होगा, तो उसे कैपिटल लॉस भी कह देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अजय ने एक जो है घर खरीदा 20 लाख रुपए का, और 10 साल बाद उसे 50 लाख रुपए का बेचा। तो भाई 20 लाख का आपने खरीदा है, 50 लाख का बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका कैपिटल गेन 30 लाख रुपए का हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखा, विजय ने 1000 शेयर खरीदे हैं, 10 रुपए के शेयर के हिसाब से 2001 में खरीदा था। तो 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से आपका 10,000 रुपए का हो गया। उसके बाद में 50 रुपए के हिसाब से उसने 2012 में उसे बेच दिया।
तो अब एक शेयर 50 रुपये का है, 1000 शेयर कितने के हो जाएंगे? 50,000 रुपये के हो जाएंगे। तो खरीदा था 10,000 रुपये का शेयर और बेचा कितने का? 50,000 रुपये का। तो कुल मिलाकर उसको कैपिटल गेन 40,000 रुपये का हुआ। नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदे, कितने रुपए का एक शेयर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको पता चल जाए कितने का खरीदा है और कितने का बेचा है। 50 रुपये का बेचा है। कितने शेयर बेचे हैं? 1000 ही तो बेचे हैं, कहीं और कुछ लिखा ही नहीं है, तो 1000 के बेचे हैं। तो 50 रुपये के 1000 शेयर बेचोगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से 40,000 रुपये हमारा कैपिटल गेन निकल करके यहाँ पर आ जाता है। अब कई जगहों पर सवाल ये उठता है आपसे कि कैपिटल एसेट किसे कहोगे? आप किसे कैपिटल एसेट कहोगे? यानी किन चीज़ों के खरीदने बेचने पर हमको जो है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं ज्वेलरी बेच देता हूँ अपनी, मैं अपनी कार बेच देता हूँ, मैं अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचता हूँ, तो क्या इस पर कैपिटल गेन लेंगे या नहीं लेंगे? सवाल ये है। तो इसीलिए हम समझेंगे कि कैपिटल एसेट किसे माना जाएगा, जिस पर हम अगर खरीद बेच करते हैं तो कैपिटल गेन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब होता है कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, टेंजिबल या इनटेंजिबल, कुछ भी हो सकता है, बस एसेट या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसे कैपिटल एसेट कह देंगे। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, किनके किनके ऊपर जो है आपको कैपिटल गेन लगाना होता है। जमीन की खरीद बेच होती है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। शेयर, प्रेफरेंस शेयर कहिए, शेयर कहिए, उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, उस पर भी लगेगा। म्यूचुअल फंड पर भी, देखिए अभी आप लोग म्यूचुअल फंड में आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आप म्यूचुअल फंड में जो आपका गेन होगा, अगर मान लीजिए आपने 20,000 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीदे हैं और वो कल को 2 लाख रुपए के होते हैं, तो जो 1,80,000 रुपये आपका गेन है, इस पर आपको वो टैक्स देना होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं, तो ये सभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम्पल हो गए, इनको याद रख करके जाइएगा। थियरी बेस्ड अगर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और बात कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई केस स्टडी आती है, तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है फ्रेंड्स कि अगर कोई केस स्टडी आती है, तो ऐसा है, अगर आपने वो केस स्टडी एकदम भी नहीं पता है, फिर भी आप उसके पाँचों क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि करते क्या है आईआईबीएफ वाले कि लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो उस केस स्टडी के डेटा से पूछते हैं और 2 क्वेश्चन आपके उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो कि आपकी पढ़ी हुई थियरी से रिलेटेड हो, तो उसका उस केस स्टडी से कोई लेना-देना ही खास नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कैपिटल गेन की एक केस स्टडी आई है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कैपिटल गेन की केस स्टडी आपको नहीं आती है, लेकिन आपको ये थ्योरी वाला एस्पेक्ट आता है, तो वहाँ पर ये पूछ लेंगे कि क्या जो म्यूचुअल फंड है उस पर कैपिटल गेन लागू होगा या नहीं। ऐसे सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 5 में से लगभग वो 4 न्यूमेरिकल बेस्ड रखते हैं, एक आधा क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी रखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई केस स्टडी नहीं भी आ रही है, स्टिल आप उसके पांचों क्वेश्चन एक बार लुक आफ्टर कर लीजिए, हो सकता है कि जो है आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसका आप आंसर कर सकोगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। अगर हम देखें तो कैपिटल गेन किस पर लागू होता है? लैंड के खरीद बेच पर होता है, प्रेफरेंस शेयर के खरीदने बेचने पर होता है, बेचने पर होता है फ्रेंड, खरीदने पर नहीं होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आप बेचते हैं, म्यूचुअल फंड जब आप बेचते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बेचते हैं, तो इन पर कैपिटल गेन लागू होता है। अब सवाल यह है कि किसे हम कैपिटल एसेट में काउंट नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा एकदम एग्जैक्टली यही लैंग्वेज आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, ये सब आपके जो है कैपिटल एसेट के पार्ट नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदता बेचता हूँ फ्रेंड, तो उसे उसमें कैपिटल गेन नहीं होता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो आपने स्टोर कर रखा है, कंज्यूमेबल है, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगता है। स्टॉक इन ट्रेड, अभी जो स्टॉक है खरीद बेच चल रही है उसकी, अभी तक खरीदा नहीं गया है। स्टॉक इन ट्रेड, बेचा जा रहा है लेकिन अभी खरीदा नहीं गया है, तो स्टॉक इन ट्रेड पर जो है को हम कैपिटल एसेट में नहीं लेते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर को नहीं लेते हैं, या सिंपल कंज्यूमेबल नहीं ना लिखा हो, स्टोर्स लिखा हो तो भी काम चल जाएगा। रॉ मटेरियल को नहीं लेते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी म्युनिसिपल एरिया या नोटिफाइड एरिया से बाहर स्थित होनी चाहिए। अगर म्युनिसिपल एरिया में है तब तो उसको लेंगे, लेकिन अगर म्युनिसिपल एरिया से बाहर है या नोटिफाइड एरिया से बाहर है एग्रीकल्चर लैंड, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट में नहीं लेते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर जो है गाइडलाइन है कि नोटिफाइड एरिया 25 किलोमीटर तक लागू है, जिले से 25 किलोमीटर की दूरी तक लागू है, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट के 25 किलोमीटर दूर अगर आपकी जमीन स्थित है एग्रीकल्चर लैंड, तो उस पर कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपल एरिया में स्थित है, तो उस पर कैपिटल गेन लागू होता है। कंफ्यूजन नहीं रखनी है फ्रेंड, एकदम क्लियर रखिएगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाती है पिता से पुत्र को, जो बोलते हैं ना हेरिटेज मिलना, इनहेरिट करना, मतलब कहने का जो पैतृक संपत्ति जब मिलती है फ्रेंड, तो उसमें कैपिटल गेन लागू नहीं होता है।
ऐसे समझ लीजिए जैसे अंबानी के पास जितना भी प्रॉपर्टी है, अगर वो जो है उनके बेटे को अगर ट्रांसफ़र होती है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर कैपिटल गेन होगा। अगर मान लीजिए उनके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी के पास में, और उनके बेटे के पास में वो प्रॉपर्टी जाती है, तो यहाँ पर कोई कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। इनहेरिटेंस के केस में कोई भी जो है कैपिटल गेन नहीं लागू होता है। अदरवाइज़ 5,000 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी जब, अब इसमें कैसे कॉन्सेप्ट चलता है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अनिल अंबानी ने मान लीजिए जो है 5,000 करोड़ रुपए में खरीदी है, और आज से 20 साल बाद अगर ये मान लीजिए उनके बेटे को अगर ट्रांसफ़र होती है, और उस समय इसकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए होगी फ्रेंड, तो 5,000 करोड़ और 10,000 करोड़ का जो डिफरेंस है 5,000 करोड़ रुपए का, उतने रुपए पर टैक्स लगना होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कि अगर जो है पैतृक संपत्ति आपको मिलती है, तो उस पर कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। पैतृक संपत्ति पर कोई भी कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। उसके अलावा जो आपके पर्सनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज्वेलरी हो गई, महँगे स्टोन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे आपके आभूषण जो बने होते हैं चाँदी से, सोने से, प्लैटिनम से बने हुए हों, या और किसी कीमती धातु से बने हों, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो आपका होता है, ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग होती हैं, स्कल्पचर्स होता है, या और कोई आर्ट वर्क होता है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो है आपके कैपिटल गेन में नहीं आती हैं। अब आप सोचिए कितनी महँगी-महँगी पिकासो की पेंटिंग वगैरह जो है अरबों में बिकती हैं, है ना? उन पर कोई भी जो है कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर वहाँ पर, तो आपसे यही पूछ लेंगे इनमें से कौन-कौन से आइटम को कैपिटल गेन से एक्सक्लूड किया जाता है। तो ज्वेलरी को एक्सक्लूड करेंगे, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को एक्सक्लूड करेंगे, ड्राइंग को एक्सक्लूड करेंगे, पेंटिंग को नहीं ले सकते, स्कल्पचर्स को नहीं ले सकते। इन सब चीज़ों को, या फिर जो है गोल्ड से बनी ज्वेलरी, है ना? या फिर और कोई प्रीशियस मेटल से बना हुआ ऑर्नामेंट्स है, तो उनको सबको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इन पर सब पर कैपिटल गेन लागू नहीं होता है, ठीक है? तो इतनी बातें हमने समझ ली फ्रेंड्स कि जो है कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। कैपिटल एसेट आपके मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल हो सकते हैं, ये एसेट होता है या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद में किस पर कैपिटल गेन लागू होता है, लैंड पर लागू होता है। एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं होता, लैंड पर होता है। प्रेफरेंस शेयर पर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने पर, म्यूचुअल फंड बेचने पर, जीरो कूपन बॉन्ड बेचने पर आपके ऊपर लागू होता है। क्या लागू होता है फ्रेंड? कैपिटल गेन। और क्या-क्या चीज़ों पर कैपिटल गेन लागू नहीं होता है? स्टॉक इन ट्रेड पर लागू नहीं होता है, कंज्यूमर स्टोर पर नहीं लागू होता, रॉ मटेरियल पर लागू नहीं होता है, एग्रीकल्चर लैंड पर भी लागू नहीं होता है, बशर्ते कि वो नोटिफाइड एरिया से बाहर होनी चाहिए या म्युनिसिपैलिटी से बाहर होनी चाहिए, तब एग्रीकल्चर लैंड पर कोई भी कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। अगर पैतृक संपत्ति आपको पिता से पुत्र को या दादा परदादा से आपके जो है आपको ट्रांसफ़र होकर के आती है, तो उस पर भी कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। उसके अलावा जो ज्वेलरी होती है, पर्सनल इफ़ेक्ट्स जिन्हें कहते हैं, ज्वेलरी हो गई, आपने कोई ड्राइंग की है, पेंटिंग कर रखी है, आपका कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन वगैरह है, स्कल्पचर वगैरह हैं, मूर्तियाँ वगैरह जो होती हैं, ये सब चीज़ें भी आपकी जो है कंसिडर नहीं की जाती हैं किसमें, कैपिटल गेन के पर्पज़ से। तो अगर आप मान लीजिए मैंने कोई मूर्ति बनाई और उसको बेचा, भले ही उसे मैंने 2 करोड़ का बेचा है, लेकिन फिर भी उस पर कैपिटल गेन लागू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड? तो ये बातें थियरी है ज़रूर, लेकिन इसको ध्यान करके जाइएगा, क्वेश्चन जो केस स्टडी बनाते हैं तो उसमें थियरी भी रखते हैं। ओके? अब टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की बात करेंगे, तो कैपिटल एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सवाल ये है कि किसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, किसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएट प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया सेल होता है। शैल बी डीम्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो देखिए कहने यहाँ बस सिंपल सी लैंग्वेज समझ लीजिए, इतना कहानी समझने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैपिटल अगर आपको उसने 36 महीने तक, 36 महीने तक, 36 महीने से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 36 मंथ, अगर आपके पास वो होल्ड रही है का मतलब भाई मान लीजिए आपने कोई चीज़ 2011 में खरीदी, कोई प्रॉपर्टी 2011 में खरीदी और उसको आपने 2016 में बेचा, तो कुल मिलाकर के लगभग 5 साल आपके पास होल्ड रही कि नहीं? तो यही मतलब है कि खरीदने और बेचने के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 36 महीने से ज़्यादा का ना हो, है ना? तो कोई भी एसेट, कैपिटल एसेट जो कि 36 महीने से यानी 3 साल से ज़्यादा अगर आपके पास हेल्ड नहीं है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होता है। एक्चुअल में शॉर्ट टर्म कैपिटल की डेफिनेशन में 12 महीने वाले भी आते हैं, 24 महीने वाले भी आते हैं और 36 महीने वाले भी आते हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए 36 महीने तो इन्होंने जनरल डेफिनेशन बना दी कि अगर आपके पास 36 महीने तक है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि अगर 12 महीने से ज़्यादा तक यानी 12 महीने तक आप होल्ड करके रखते हैं, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहा जाता है, तो भी उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कह दिया जाता है। कौन-कौन से ऐसे हैं जो 12 महीने तक अगर आपके पास हैं, 12 महीने से ज़्यादा होंगे, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर
अगर शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन है कि 36 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 36 महीने से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब ये कौन कौन से एसेट है जो अगर 12 महीने तक आपके पास हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है, तो देखिए इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कंपनी के, लिस्टेड कंपनी अगर है आपकी, तो उसका अगर आपने शेयर परचेज कर रखा है, तो वो अगर 12 महीने तक आपके पास है तो उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, शॉर्ट टर्म एसेट कहेंगे। अगर 12 महीने से ज़्यादा आपने रखा है अपने पास में तो उसे लॉन्ग टर्म कह देंगे। अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज भी इसी तरीके से 12 महीने तक ही। यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड जो होता है आपका, वो भी अगर 12 महीने तक आपने होल्ड कर रखा है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल कहेंगे। 12 महीने से ज़्यादा तक अगर आपने होल्ड कर रखा है तो उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए जो है जीरो कूपन बॉन्ड की मैं बात करूं, आपने जीरो कूपन बॉन्ड 2010 में खरीदा और उसे 2016 में बेचा। अब आप बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल है या लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ आपका। तो फ्रेंड देखिए 2010 में मैंने खरीदा था और 6 साल बाद मैं बेच रहा हूं, तो सीधी सी बात ये लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ। क्यों? क्योंकि जीरो कूपन कांड ज़्यादा से ज़्यादा अगर 12 महीने तक यानी 1 साल तक मैं अपने पास रखूं, 1 साल तक ही रखूं, तो ही उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल कहते हैं। यानी कि अगर मैं जनवरी में खरीद करके और मान लीजिए दिसंबर में ही बेच देता हूं, किसी भी साल जनवरी में कर दूं और दिसंबर में बेच दूं, तो 12 महीने ही तो हुआ मैक्सिमम, तो उस केस में मेरा जीरो कूपन बॉन्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल कहलाएगा। कंफ्यूजन मत रखिएगा यहाँ पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो ध्यान रखने वाली जरूरत यह है कि किन किन चीज़ों में 12 महीने लेना है, किसमें 24 महीने लेना, किसमें 36 महीने। तो हमें ये समझ में आ गया कि 12 महीने हम इसमें इसमें अगर हमने कोई शेयर खरीदा है लिस्टेड कंपनी का, या हमने अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज खरीदी है, या म्यूचुअल फंड खरीदा है, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीदा है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स अगर हमने साल भर के अंदर में खरीदते हैं और साल भर होल्ड करके 12 महीने से ज़्यादा नहीं होल्ड करते, 12 महीने तक होल्ड करके उसको अगर बेच देते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म। अब एक कंडीशन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर आप खरीदते हैं लिस्टेड वाले का खरीदा था, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली पेटीएम वगैरह जो है लिस्टेड हुए हैं, तो वैसी कंपनियों के अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसे हम 12 महीने तक ही उसको हम मानते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर अनलिस्टेड शेयर है, कोई कंपनी शेयर लॉन्च की है लेकिन वो हमारा जो है स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे अनलिस्टेड शेयर कहेंगे। या इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका चाहे जमीन हो चाहे बिल्डिंग हो या दोनों, किसी को भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने कोई जमीन खरीद रखी है, आपने कोई मकान खरीद रखा है, ओके, या फिर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर खरीद रखा है और उसको अगर आप 24 महीने तक अपने पास रखते हैं, 24 महीने के अंदर बेच देते हैं अगर, तो उसे शॉर्ट टर्म एसेट कहेंगे। और अगर जो है उसे 24 महीने से ज़्यादा समय बाद बेचते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म एसेट कहेंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो 3 तरीके की बातें निकल करके आई। पहला, 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप बेच देते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल तब कहेंगे जब वो इक्विटी या शेयर हो, अदर लिस्टेड सिक्योरिटी हो, या यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, या जीरो कूपन बॉन्ड हो। अगर इनको आप विद इन 12 मंथ खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच देते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल कह दीजिए। अगर 12 महीने से ज़्यादा समय बाद बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल कह दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आता है 24 महीने में कौन कौन से आएंगे। अगर आपने कोई लैंड बेची है, या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी बेची है, या आपने कोई अनलिस्टेड शेयर खरीदा है, किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदा या बेचा है, तो उसे अगर आप 24 महीने के अंदर अंदर खरीद करके बेच देते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म एसेट कह दीजिएगा। अगर 24 महीने से ज़्यादा समय बाद अगर आप बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म एसेट कह दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद में जो इसके अलावा बच गए फ्रेंड्स, जो हमारे इन दोनों के अलावा बच गए, वो आपके 36 महीने वाले क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अगर उन्हें आपने खरीदने के 36 महीने के अंदर बेच दिया तो उसे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कह दीजिएगा। अगर जो है 36 महीने से ज़्यादा समय बाद बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कह दीजिएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन यही है, कैपिटल एसेट दैट हेल्ड फॉर मोर देन 36 महीने, 24 महीने या 12 महीने एज द केस में बी, जैसा भी केस हो। 12 महीने से ज़्यादा होल्ड है, जैसे शेयर है, शेयर अगर 12 महीने से ज़्यादा आपने 12 महीने से ज़्यादा समय बाद बेचा है, 15 महीने, 20 महीने, 2 साल, 5 साल बाद बेचा है, तो शेयर के मामले में वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगा। अगर आपने कोई बिल्डिंग है, वो 2 साल या 3 साल, 4 साल बाद बेची है, 24 महीने से ज़्यादा समय बाद बेची है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच जाते हैं फ्रेंड वो आपका 36 मंथ वाले क्राइटेरिया में आते हैं। तो क्लियर हो गई बात फ्रेंड मेरे ख्याल से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहेंगे। मैं सिंपल से ध्यान रखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे शेयर मार्केट के। ठीक है, शेयर खरीदने और बेचने का। शेयर में सिंपल से याद रखिए कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेचा जा रहा है, खरीदने के 12 महीने के अंदर अंदर बेच दे रहे हैं,
तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कह दीजिए, और अगर 12 महीने से ज़्यादा बाद बेच रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कह दीजिएगा। ठीक है। एक और नोटिस करने वाली बात है कि जो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं फ्रेंड्स, वो फीफो मैनर में खरीदे और बेचे जाते हैं। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाली बात होती है। फीफो मैनर क्या बोलते हैं? फीफो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो मान लीजिए यहाँ पर हेड कैशियर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कस्टमर आता है, तो जो पहला कस्टमर आएगा वो यहाँ खड़ा होगा, जो दूसरा कस्टमर आएगा यहाँ, तीसरा कस्टमर यहाँ, चौथा कस्टमर यहाँ। फर्स्ट इन कौन हुआ है? सबसे पहले कौन आया? पहला कस्टमर। तो सबसे पहले वो कौन, किसका काम निपटेगा? पहले वाले कस्टमर को। फर्स्ट आउट होगा। तो जो फर्स्ट इन होता है पर्सन, वही सबसे पहले फर्स्ट आउट होता है। ऐसा नहीं कि चौथे आदमी का काम हम पहले कर देंगे। जो लाइन में सबसे पहले है फर्स्ट इन, हु वाज द फर्स्ट इन, पहला पर्सन फर्स्ट इन था, तो वही पहले पर्सन का काम निपटा, तो फर्स्ट आउट भी वही होगा। यही होता है फ्रेंड्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का एग्जांपल आप दिन भर अपने सीट पर बैठे बैठे देखते रहते हैं, जो कस्टमर पहले आता है उसका काम पहले निपटता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। राम ने क्या किया है, 1000 शेयर खरीदे हैं जियो कंपनी के 2012 में, फिर उसने 2000 शेयर खरीदे 2014 में, फिर 5000 शेयर खरीदे 2015 में, फिर 1500 शेयर खरीदे 2016 में। एक ही कंपनी, जियो कंपनी के ही शेयर ऐसे वो 1000, 2000, 5000, 1500 खरीदता रहा। अब क्या करता है, मान लीजिए वो 2020 में उसने 4000 शेयर बेचे। तो अब आप बताओ कि वो जो 4000 शेयर थे वो कौन से थे? ये वाले 4000 थे, या इसमें से, या सब में से मिला करके कौन से 4000 शेयर उसने बेचे? तो इसमें कॉन्सेप्ट यही चलता है कि जो सबसे पहले खरीदा गया है वो सबसे पहले बिकेगा। तो कहने मतलब ये हुआ कि आपको अगर 4000 शेयर बेचने हैं तो सबसे पहले ये 1000 शेयर बिकेंगे, फिर ये 2000 शेयर बिकेंगे। कितना हो गया फ्रेंड? 3000 शेयर बिक गए। अब जो 5000 शेयर हैं इसमें से कितने चाहिए आपको? 1000 शेयर इसमें से बिक जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4000 शेयर आपके बिक जाएंगे। और यहाँ बचेगा कितना? अभी भी आपके पास 4000 शेयर इस वाले लॉट के बचे रहेंगे और 1500 शेयर इस वाले लॉट के बचे रहेंगे। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या कहा, जो सब 4000 शेयर उसको 2020 में बेचना है, तो सबसे पहले जो शेयर आपने 2012 में खरीदा था वो सबसे पहले बिकेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब चाहे जो भी कहिए, कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है। 4000 शेयर जो है बेचने हैं, तो सबसे पहले ये 1000 शेयर बिकेगा, फिर ये 2000 शेयर बिकेगा, कुल मिला के 3000 शेयर आपके बिक गए। उसके बाद 1000 शेयर इस 5000 वाली लॉट में से निकल करके बिकेंगे। ये 1500 वाली लॉट आप छुएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जो खरीदा गया वही पहले बेचा जाएगा। ये तो अभी जल्दी में खरीदा गया, तो इसको अभी नहीं बेचेंगे। अगर मान लीजिए मुझे जो है 9000 शेयर बेचने हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या करूंगा, 1000 शेयर ये बेच दूंगा, 2000 ये बेच दूंगा, तो कुल मिलाकर के 3000 हो जाएगा। फिर ये 5000 बेच दूंगा, 8000 हो जाएगा। अब यहाँ से 1000 शेयर निकालूंगा और वो बेच दूंगा, तो कुल मिलाकर के 9000 शेयर मेरे बिक जाएंगे। अभी भी मेरे ये इस लास्ट वाले में के 2016 के 500 शेयर अभी भी बचे रहेंगे। तो ये होता है फ्रेंड जो है शेयर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में बिकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि खरीदने बेचने का कैसे चलता है। वही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और बात जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती है वो है कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर सारी कर ले रहे हैं ताकि आप जब न्यूमेरिकल उठाएंगे तो आपको थोड़ा सा डाउट कम बनेगा, इसीलिए। ठीक है। कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को CII कहते हैं। CII ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है हर साल, और इट इन्फॉर्म अबाउट द इन्फ्लेशन इन दैट पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ईयर में कितना इन्फ्लेशन है उसके बारे में जानकारी देता है कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CII कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2017-18 के लिए 100 है, 2018-19 के लिए 110 है, 2019-20 के लिए 115 है। मतलब इस तरीके से आपको CII का डेटा दिया होता है। ठीक है। तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या बताता है? महंगाई बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो है 2017-18 में जो 100 की थी वही चीज़ आज 115 रुपए की है। मतलब 2019-20 में, 2018-19 में जो जो चीज़ 100 में रुपए में मिलती थी वही अब आपको 110 रुपए मिल रही है। ऐसे समझ लीजिए कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इन ईयर ऑफ सेल। ठीक है। इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इन ईयर ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? तो देखिए, एक्विजिशन का मतलब मैंने आपको बताया था परचेज करना, सेल का मतलब बेचना ही होता है, आपको पता ही है। तो कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने परचेज किया है। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा फार्मूला, लेकिन डोंट वरी। देखिए, कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने खरीदा है, मल्टीप्लाइड बाई कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। किसका चाहिए? CII आपको ट्रांसफर का चाहिए। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल करना, है ना। और डिवाइडेड बाई CII एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है बाई करना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे समझ लीजिए, अभी फार्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ देखते हैं,
राम ने 1000 शेयर खरीदे 24 अप्रैल 2017 को 5 रुपए का एक शेयर के हिसाब से, ठीक है। 24 अप्रैल 2017 को 1000 शेयर आपने 5 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो हुई CII विल बी अप्लीकेबल। तो सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई होगा। ये आपको CII दे रखा है 2017-18 का, 18-19 का, 19-20 का। तो इसमें फ्रेंड देखिए बहुत सिंपल सा है। पहली बात ये देखिए 2017-18 का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स 1 अप्रैल है ना 2017 से लेकर के 17 से लेकर के 31 मार्च 18 तक, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। यानी एक क्या बताया मैंने आपको, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक जो भी डेट पड़ेगी उसके लिए CII ये वाला लेना है। अब देखिए हमारा 24 अप्रैल 2017 क्या इसके बीच में पड़ रहा है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच पड़ रहा है 24 अप्रैल, हाँ पड़ रहा है, इसलिए हम CII ये वाला लेंगे। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर है, हल्का सा यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो कौन सा CII लागू होगा, अगर उसने 1000 शेयर 24 अप्रैल 2017 को लिए हैं तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये वाला लागू होगा। क्यों कहा मैंने आपको समझाया। उसके बाद में उसने 6 मई 2019 को 20 शेयर बेच दिए। कितने बेच दिए, 20 शेयर, एक शेयर 20 रुपए का बेचा 6 मई 2019 को, ठीक है। और 1000 शेयर थे उसके पास में। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि व्हिच CII विल बी अप्लीकेबल। तो आप बताइए कौन सा कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागू होगा, ये वाला लगेगा या ये वाला। तो देखिए अगर हम इस वाले को लिखें 18-19 को, तो ये 1/4/18 से 31/3/19 तक का लेगा। तो हमारी डेट क्या है देखिए 6 मई है, ये मार्च में ही खत्म हो जा रहा है, तो ये वाला नहीं लागू होगा। अब हम ये वाला अगर लिखें, इसकी डेट रेंज लिखें, तो ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 20 तक, है ना। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, और हमारी डेट क्या है 6 मई 2019, तो ये इसके बीच में आ जा रहा है, तो इसलिए इसके केस में CII ये वाला लगेगा। देखिए इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इतनी बात हमें क्लियर हो जाती है। CII आल्सो कैलकुलेट द इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इन द ईयर ऑफ सेल, ये भी आपसे कहा गया है। तो देखिए आपको दिया है कि राम ने 1000 शेयर 24 अप्रैल 2017 को खरीदे हैं, तो CII एक्विजिशन का जो CII कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम कौन सा लेंगे 2017-18 वाला, जो कि 110 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर 110 दिया हुआ है, 17-18 ये 100 होगा, सॉरी वहाँ पर गलत दिख गया है। उसके बाद में यहाँ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की हमने डेट ली है, क्योंकि 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपका इसी डेट रेंज में आएगा। आपने खरीदा 24 अप्रैल 2017 को है, तो ये इसी डेट के विदिन में पड़ जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कास्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो एक शेयर कितने खरीदा है, 5 रुपए का, 1000 शेयर थे, तो कुल मिलाकर के 5000 रुपये लग गए ना। देखिए 5 रुपए का एक शेयर है, 1000 शेयर खरीद रहा है, तो कुल मिलाकर के 5000 रुपये खर्चा हो जा रहे हैं उसके। उसके बाद में उसने सेल किया है 6 मई 2019 को, तो CII कौन सा लागू होगा 2019-20 वाला। क्यों, क्योंकि 2019-20 में जो CII होगा उसकी डेट रेंज ये होगी, और देखिए 6 मई इसी के बीच में आएगा, इसलिए ये लेंगे। और 2019-20 का CII 115 दिया हुआ है। कास्ट ऑफ सेल अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितने का है, 20 रुपये का एक शेयर बेचा है, 1000 शेयर थे, 20,000 रुपये का। अब आपसे पूछा गया है इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन इन द ईयर ऑफ सेल, तो क्या करेंगे, कास्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था मल्टीप्लाइड बाई CII ट्रांसफर डिवाइडेड बाई CII एक्विजिशन। देखिए इसको यहीं पर ही ऐसे ही समझ लेते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए उसने खरीदा कितने का था 5000 रुपये का, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर क्या करना होता है वो थोड़ा सा वाइजली समझ लीजिए। मान लीजिए आपने इस CII में खरीदा था 110 रुपये वाले में खरीदा था, 110 वाले में, और अभी उसका 115 चल रहा है। तो हम यहाँ पर पता क्या करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब 110 रुपये का था उस समय, अभी 115 रुपये का हो गया है, तो अगर 115 रुपये की महंगाई होती तो हमें कितने की खरीद पड़ती। कहने मतलब सरकार यहाँ पर आपको मौका देती है। हो सकता है आज से 20 साल पहले आपने कोई चीज़ 20,000 रुपये की खरीदी हो, आज से 20 साल पहले आपने 20,000 खरीदी हो, लेकिन महंगाई बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। उस समय जो चीज़ 10 रुपये, उस समय जो चीज़ 10 रुपये की थी वो आज 50 रुपये की है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो भाई अगर वो कोई चीज़ 10 रुपये की थी और आज 50 रुपये की है, तो जो 20,000 रुपये का आपने खरीदा था उसी को आज 5 गुना आपको देना पड़ता ना, तो 5 टाइम्स देना पड़ता।
तो मतलब 1 लाख रुपए की आज खरीदी जाती है। तो मतलब एक तरीके से सरकार आपको कैपिटल गेन में थोड़ा-सा बचाने के लिए ये मौका देती है कि जो आपने आज से 20 साल पहले परचेजिंग की, उसकी आज में क्या कीमत होती, वही पता करने के लिए हम ये जो इंडेक्स कास्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इंडेक्स कास्ट अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो इंडेक्स कास्ट कैलकुलेट करना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कितने का खरीदा था? 5,000 रुपए के शेयर खरीदे थे। अभी क्या कीमत चल रहा अभी जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या चल रहा है? 115 रुपए का। जिस साल बेचेगा उसकी बात लेंगे, ठीक है? अभी हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस साल बेचेंगे उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे 115 रुपए का, और जब हमने खरीदा था वो कितने का चल रहा था? मान लेते हैं 100 रुपए का चल रहा था, है ना? जिस डेट को खरीदा था उस ईयर का सीआईआई लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का आपका ये इस समय पड़ता। कितने का पड़ता इस समय? तो ये आपका पड़ जाएगा 5,227 रुपए का। यानी जो चीज़ आपने उस समय 5,000 रुपए की खरीदी थी, वही चीज़ आपको 5,227 रुपए की पड़ती है एक्चुअल में। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये हमने काफ़ी हद तक क्लैरिटी ले ली। अब एक छोटी-सी केस स्टडी यहाँ पर कर लेंगे। एक और केस स्टडी करेंगे, तभी आपको ये पूरा फुल एंड फाइनल क्लियर होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब केस स्टडी एक हल्की-सी करते हैं। मिस्टर मोहन ने एक जो है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड ए प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट वैल्यू 50 लाख फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर आज 28 दिसंबर। तो क्या किया इन्होंने, अपने ग्रैंडफादर से इनको प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की मिल गई। ठीक है? अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ जो है इनहेरिट की जाती है, मतलब पैतृक संपत्ति मिलती है, उस पर कोई भी कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो ये बात केवल समझने की है, इसमें इसका कोई यूज़ नहीं रह गया। क्लियर हो गई बात? उसके बाद में हिज ग्रैंडफादर परचेज़ दिस प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 2001 12 लाख रुपए की। अब ये प्रॉपर्टी खरीदी कितने की गई थी? 12 लाख रुपए की। कब? 2001 में। तो ये एक्विजिशन प्राइस हो गया ना, 12 लाख रुपए की खरीदेगी, इस प्राइस को हम लेंगे। खरीद और बेच यहीं हो रही है, ठीक है? उसके बाद में मिस्टर मोहन ने इस प्रॉपर्टी को 70 लाख रुपए में 2017 में बेच दिया। 2001 में खरीदा, 2017 में बेचा गया, ठीक है? एक में खरीदा गया 12 लाख रुपए का, बड़े ही ग्रैंडफादर ने खरीदा, और बेचा कितने गया? 70 लाख रुपए का 2017 में। तो ये सेल प्राइस हो गया, ये आपका परचेज प्राइस। इसे सेल प्राइस या ट्रांसफर प्राइस भी कह सकते हैं, इसे परचेज प्राइस या एक्विजिशन प्राइस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 50 लाख रुपए दिए हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसने अपने ग्रैंडफादर से अगर जो है इनहेरिट किया है, तो उसमें कोई कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। अब उस आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट करके दीजिए, और आपको कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं 2001 और 2 के, 2009 और 10 के, 2016 और 17 के। तो देखिए हमारे पास में खरीदारी कब हुई है? 2001 में। तो सीधी-सी बात है, हम इसके लिए कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 और 2 वाला लेंगे ना, ये वाला कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे। उसके बाद में बेचा कब गया है? 2017 में। तो अगर 2017 में बेचा गया तो कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हम ये वाला ले लेंगे। हमारे लिए 9 और 10 वाला इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है। दिया हुआ है कन्फ्यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि 2009 में तो हमारे दादाजी ने, है ना, हमको संपत्ति दे दी है, तो उस पर कोई कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो यहाँ पर जो ये 50 लाख रुपए लिखे हुए हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, और ये जो इंडेक्स इंडेक्स दे रखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है? कैपिटल गेन निकालना है। तो देखिए सिंपल है, 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपकी दादाजी ने खरीदी थी, तो एक्विजिशन प्राइस 12 लाख रुपए हो गया। सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, 12 लाख रुपए की आपने खरीदी, उसके बाद में ये छोड़ ही दीजिए, 50,000 रुपए की प्रॉपर्टी, उसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। 12 लाख रुपए की आपने खरीदी, फिर आपने 70 लाख रुपए की बेच दी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, 12 लाख की खरीदी है, 70 लाख की बेची, सिंपल है। लेकिन अब सरकार आपको क्या कहती है कि भले ही आपने 12 लाख रुपए खरीदी है, भाई 2001 में खरीदी थी, अभी 16 साल बीत गए हैं, तो 16 साल में महँगाई भी तो बढ़ी है। तो आज अगर 2017 में तुमको खरीदनी पड़ती यही प्रॉपर्टी, तो कितने की पड़ती? तो पहले वो कैलकुलेट कर लो। नहीं तो भाई देखो, 70 लाख रुपए में से अगर हम 12 लाख घटा देंगे फ्रेंड्स, तो ये लगभग 58 लाख रुपए पड़ जाएगा। 58 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए सरकार मौका देती है कि भाई उसी हिसाब से महँगाई बढ़ी है, हो सकता है उस समय आपने 12 लाख की खरीद ली, आज वही ज़मीन कितने की पड़ती है आपको, तो उसका कैलकुलेशन फ्रेंड्स हम करते हैं किससे? सीआईआई वाले फैक्टर से, ये वाला जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा होता है। तो अब हमने कितने का खरीदा था? 12 लाख रुपए का, और महँगाई अभी कितनी है? 1125। अभी का मतलब जब हम बेच रहे हैं, 2017 में बेच रहे हैं ना, तो 1125 है, सही है? और उस समय कितनी थी जब हमने खरीदा था? 426 थी। यानी कोई चीज़ जो 426 में उस समय मिलती, अब 1125 की मिल रही है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। समझिए, मैंने आपको कोई फ़ॉर्मूला नहीं बताया, सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझाया है। देखिए कैसे किया हमने। 12 लाख रुपए की आपकी लैंड थी, ठीक है? उसके बाद में आज के समय में अगर आप 2017 में इसी 12 लाख की ज़मीन को खरीदे, तो कितने की पड़ेगी? तो भाई 12 लाख रुपए की ज़मीन हमारी थी उस समय, और आज महँगाई का क्या रेट है? 1125 रुपए चल रही है आज महँगाई, और उस समय कितना था? 426 रुपए था, है ना? तो 426 का कितना बढ़ा है? तो इसी को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे 12 से, तो आपको मिल जाएगा ये इतना।
31,69,000, मतलब मोटा मोटा हम 32 लाख रुपए अगर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब जो प्रॉपर्टी आपने उस समय 12 लाख रुपए में आपके दादाजी ने खरीदी थी, उसी प्रॉपर्टी को आज के समय में अगर आपको खरीदना पड़ता तो आपको लगभग 32 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। तो अब सरकार कहती है कि 70 लाख में बेचे हो और 32 लाख रुपए में तुम्हें पड़ती है ज़मीन आज के समय में। तो इसलिए ये जो आपका 70 लाख में से 32 लाख अगर हम घटा दें, तो जो आपको फ़ायदा हुआ है उसी पर हमको कैपिटल गेन हमको दे दो। ओके, तो 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची गई है, 69,000 की आपने खरीदी थी, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए तो 38,30,000 रुपए आपको मिल जाता है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स कैपिटल गेन कस्टमर का कैसे निकाला हमने? सिंपल है, बहुत आसान है। केस स्टडी आपको देखने में भारी भरकम लग रही होगी, डेटा इतना सारा दिया है, पर देखिए हार्डली इतनी मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको 5 मिनट नहीं लगे होंगे मेरे ख्याल से इस केस स्टडी को समझने के लिए। पहला हमने देखा कि मोहन ने जो है इनहेरिट किया है 50 लाख रुपए में, तो इस बात को हमने इग्नोर ही मार दिया। फिर हमने देखा उसके ग्रैंडफादर ने खरीदा कितने का था? 12 लाख रुपए का, 2001 में खरीदा था। तो अगर 2001 में खरीदा है तो हमें सीआईआई 2001 वाला चाहिए। उसके बाद में उसने बेचा कितने का? 2017 में 70 लाख का बेचा, तो हमें 2017 वाला सीआईआई भी चाहिए होगा। उसका कैपिटल गेन और लॉस निकालने के लिए सीआईआई 2001 और 2 वाला चाहिए, 2016-17 वाला चाहिए। ठीक है, डेट के हिसाब से कैसे निकालते हो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में प्रॉपर्टी कितने की ली गई है फ्रेंड्स? 12 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, कितने खरीदी? 12 लाख रुपए की। लेकिन उस समय 12 लाख रुपए खरीदी 2001 में, आज 2017 चल रहा है तो कितने की पड़ेगी? तो 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई, अभी महंगाई कितनी है? 1125 चल रही है। उस समय महंगाई कितनी थी? 426 थी। तो 1125 ऊपर रखिए, 426 नीचे रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए। जो बेस रेट होगा वो बेस में यानी नीचे ही रहेगा। 426, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो पता चलता है कि 32 लाख रुपए की आज आपको वो प्रॉपर्टी पड़ती। 32 लाख रुपए की पड़ती, आपने बेचा 70 लाख का, 32 लाख रुपए की पड़ती। तो ये आपका खरीद रेट हो गया, ये आपका बेच रेट हो गया। तो आपको कितना गेन हुआ भाई? सीधी सी बात है, तो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। तो 38 लाख रुपए के आसपास में उसको कैपिटल गेन हुआ है। सिंपल एज दैट। ठीक है फ्रेंड, तो ये मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें हैं जो मतलब 1-2 केस स्टडी, 1 या 2 केस स्टडी और करनी पड़ेंगी। शेयर से रिलेटेड भी केस स्टडी पूछी जाती है। फिलहाल मैंने जो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आपको समझा दी हैं। ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो इंडेक्स लिया हुआ है हमने, ये गलत ले लिया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं 24 अप्रैल 2017 को उसने खरीदा था। कितने का खरीदा था? 5,000 रुपये का। 1,000 शेयर 5 रुपये के हिसाब से, तो 5,000 रुपये की खरीदारी की थी। मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? इस समय महंगाई कितनी है जब वो बेच रहा है? 6 मई 2019 को अगर बेचेगा तो महंगाई 115 चल रही है, 115, क्योंकि 6 मई इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, समझ लीजिए। डिवाइडेड बाई कब खरीदा था उसने? 2017, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में खरीदा था। तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इसको 100 से, वहाँ 110 हो गया है यहाँ नीचे, वो गलत हो गया, इसको 100 कर लीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये होता है मतलब जो है कि कैसे हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। बाकी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाया वो भी ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कोई स्टडी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।